हर चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी का आपको यहाँ पे मिलेगा, एक एक करके अपलोड किया जाएगा। सो ह्यूमैनिटीज़ की, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और साथ में हिस्ट्री के एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे मिलेंगे क्लास 11th और 12th के। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का चैप्टर है क्लास 11th का पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक में से चैप्टर 5 राइट्स। तो अब हम बात करते हैं कि राइट्स क्या है। डेमोक्रेसी, अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी है और हर वो कंट्री जिसके अंदर डेमोक्रेसी फॉलो होती है वहाँ पे कुछ राइट्स होते हैं। अब डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं कि कुछ राइट्स दिए जाते हैं। कैसे राइट्स? जैसे राइट टू वोट, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ या राइट टू प्रोटेस्ट। मतलब आपको वोट करने का राइट दिया जाता है, आप कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में कोई गवर्नमेंट का कोई लॉ या कुछ है, कोई पॉलिसी आपको पसंद नहीं है तो उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हो। ये सारे जो हैं ये हैं पॉलिटिकल और सिविल राइट्स। अब जो लोग हैं, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों को इतने राइट्स देने लगे तो धीरे धीरे अब लोग क्या है, उनकी डिमांड अब बढ़ गई है। और अब वो क्या चीज़ की डिमांड करते हैं? राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू इन्फॉर्मेशन या क्लीन एयर। सो अब बात क्या आती है कि अब लोग ये वाली सारी चीज़ों की डिमांड क्यों कर रहे हैं? इतने दिन तो हम सिर्फ उनको पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स से दे रहे थे। तो ये चीज़ बताई जाती है कि जो राइट्स है ना, वो सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ के लिए ही नहीं है। राइट्स आर ऑल्सो फॉर द सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। यानी एक इंसान से दूसरे इंसान के रिलेशनशिप जैसे भी हो या फिर उस इंसान के खुद के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो भी हैं। सिर्फ पॉलिटिकल राइट लाइफ तक ही सीमित नहीं है उसके राइट्स। इसीलिए अभी उन्हें क्लीन वाटर चाहिए, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, साफ़ हवा, पानी, साथ ही साथ में आजकल तो राइट टू इंटरनेट भी चाहिए। सो पॉलिटिकल लाइफ से ही रिलेटेड नहीं रहे हैं अब राइट्स। राइट्स आर ऑल्सो इन फॉर दी सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। अब बात आती है कि जो राइट है वो किस किस को दिया जाता है। जो राइट्स आर नॉट जस्ट फॉर द अडल्ट ह्यूमन बींग्स। तो जो बड़े ह्यूमन हैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए ही राइट्स नहीं है, राइट्स बच्चों के लिए भी है। जो अनबॉर्न फीटस है, जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, जो अभी वूम में है मदर के, उसको भी कुछ राइट्स है। इवन एनिमल्स को भी कुछ राइट्स दिए गए हैं। अब ये जो राइट का कंसेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ वे में काम में लिए जाता है। कैसे? अभी हम देखते हैं, जब राइट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल ऐसे आता है कि राइट है, राइट्स का मतलब क्या होता है। दूसरी बात, राइट को हम कैसे क्लेम करते हैं, किस बेसिस पे क्लेम करते हैं कि ये हमने राइट चाहिए या ये राइट है जो हमारा है, उसका बेसिस क्या है। किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सब लोग फॉलो करेंगे कि ये मेरा राइट है, तो वो बेसिस क्या है उसकी हम बात करेंगे आगे चैप्टर के अंदर। साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि ये जो राइट्स हैं ये कौन सा पर्पस फुलफ़िल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और बात करेंगे कि ये जो राइट्स है इनकी जो इतनी बात होती है, इतनी डिमांड है, तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला टॉपिक जो आता है बुक के अंदर, अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, एनसीईआरटी को साथ में खोल के बैठना है और जो जो मैं पॉइंट्स बताऊँगी वो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सो व्हाट कम्स फर्स्ट इज़ व्हाट आर द राइट्स। राइट्स क्या है? क्या लिखा है? राइट्स आर जस्टिफाइड क्लेम्स और एंटाइटलमेंट्स विच वी हैव एज एन इंडिविजुअल सिटीजन एंड ह्यूमन बींग्स। क्या बोला हुआ है कि राइट्स कुछ जस्टिफाइड क्लेम्स है या कोई एंटाइटलमेंट्स है। मतलब कि हमने कुछ कहा है तो वो क्लेम है कि हमारे पास में ये चीज़ होनी चाहिए, तो वैसा क्लेम है और उस क्लेम को सब लोग मानते हैं। या ऐसे कुछ एंटाइटलमेंट्स हैं जो कि हर इंसान के पास में है। कैसे? एज एन इंडिविजुअल भी है, किसी कंट्री का एज ए सिटीज़न भी है, और साथ ही साथ में आप इंसान हो तो इंसानियत के तौर पे भी आपके पास में कुछ राइट्स हैं। तो राइट्स आर जस्टिफाइड क्लेम्स एज एन इंडिविजुअल, सिटीजन एंड ह्यूमन बींग्स वी हैव। अब बात आती है कि जैसे मेरी तो डिज़ायर कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी चीज़ को बोल दूँ कि ये मेरे को राइट चाहिए इस चीज़ का, तो ऐसे नहीं होता है। राइट जो है, अपनी जो हर चीज़ की अपनी डिज़ायर होती है ना, उन सभी को हम राइट्स नहीं बोल सकते हैं। नॉट एवरीथिंग वो डिज़ायर आर कंसिडर्ड राइट्स। क्यों? क्योंकि राइट वो होते हैं जो सोसाइटी कलेक्टिवली डिसाइड करती है। वो कलेक्टिवली कंसिडर करती है कि कौन से राइट्स हो सकते हैं, कौन से राइट नहीं हो सकते। कल को मैं बोलूँ कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है, मैं तो इसको मारूंगा, तो ये मेरा राइट नहीं है। साथ में उस इंसान को ये भी तो राइट है ना ज़िंदा रहने का।
तो जो हम कंसिडर करें ना वो सारे के सारे राइट्स नहीं होते। राइट्स क्या होते हैं, जो सोसाइटी है वो कलेक्टिवली कंसिडर करती है कि हमको किस चीज़ को राइट बनाना है। और वो किसको बनाती है राइट्स, वो ये ऐसी चीज़ों को राइट बनाती है विच आर नेसेसरी टू लीव अ लाइफ विद डिग्निटी। मतलब सिर्फ जिंदा रहना जो होता है ना, उसी को लाइफ हम बोल नहीं सकते कि हमने एक अच्छी लाइफ जी है। अगर हम डिग्निटी के साथ में जिए हैं तो वो एक अच्छी लाइफ होती है। तो डिग्निटी के साथ में रहने के लिए, डिग्निटी के साथ में जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उन सब चीज़ों के लिए ही जो सोसाइटी है वो कलेक्टिवली कुछ राइट्स को कंसिडर करती है, जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड। अब क्या है, कोई इंसान को अगर राइट टू लाइवलीहुड नहीं होगा, यानी उसको ऐसे बोला जाएगा कि आप कमा नहीं सकते या आप कोई काम नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, अब उसके पास में ना तो एजुकेशन के लिए पैसा होगा, ना हेल्थ के लिए होगा, किसी भी चीज़ के लिए नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या होगा ना, उसके पास में चॉइसेस भी नहीं होगी। अगर एजुकेशन और हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और उसके बाद में चॉइस नहीं बना पाएगा। कल को हमें ये जूते लेने हैं जो 2000 रुपये के, और ये लेने हैं 5000 रुपये के, तो उसके पास में ये दोनों ही चॉइसेस नहीं होगी, वो 500-700 रुपये के जूते लेके रह जाएगा। ऐसे ही सभी चीज़ों में चॉइसेस जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, और वो चॉइसेस हैम्पर हो जाती है अगर वो कमाएगा ही नहीं, कुछ उसके पास में कुछ स्किल ही नहीं होगी। तो इसलिए राइट टू लाइवलीहुड एक एग्जाम्पल है उन राइट्स का जो कि लाइफ को डिग्निटी के साथ में जीने के लिए ज़रूरत है। साथ में जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हो गया, लाइक आपको किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। आपके बॉस ने बोल दिया कि ये काम करना है, या फिर आपकी पिटाई कर दी या कुछ भी किया, बट आप उसको विरोध नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कह सकते, आपको बस सहना ही पड़ेगा। तो आपको एक्सप्रेशन नहीं है, आप नहीं कह सकते कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो वो कहाँ की डिग्निटी की लाइफ हुई। तो ऐसे ही कुछ राइट्स हैं जो लाइफ विद डिग्निटी को जीने के लिए ज़रूरी होते हैं, और उन्हें राइट्स कंसिडर किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट है, जो राइट्स हैं ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल राइट्स भी कंसिडर किया जाता है। नाउ कम्स सेकंड पॉइंट आता है व्हाट आर राइट्स के अंदर की, कि जो राइट होते हैं दे आर नेसेसरी फॉर आर वेल बींग, अपने वेल बींग के लिए वो ज़रूरी होते हैं। देखो फर्स्ट वाला जो राइट था वो क्या था, कि हर वो चीज़ जिसको हम डिज़ायर करते हैं वो राइट नहीं हो सकती। सोसाइटी कुछ कलेक्टिवली राइट्स डिसाइड कंसिडर करती हैं, और वो राइट होते हैं जो एक लाइफ को डिग्निटी के साथ में जीने के लिए ज़रूरत होती है। अब आती है सेकंड पॉइंट, उसका मतलब है कि राइट्स आर नेसेसरी फॉर आवर वेलबिंग, अपने कुछ अच्छे काम के लिए ही राइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो नेसेसरी होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं कि उनके थ्रू हम अपना टैलेंट डेवलप कर सकते हैं और स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। अगर हम अपने पास में कोई स्किल होगी, अपने पास में कोई टैलेंट होगा, तो उससे क्या होगा, उसको हम काम में लेके इन फ्यूचर कुछ कमा सकते हैं, उससे हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। अभी मैंने अपना डेवलप किया है, टैलेंट और स्किल डेवलप करी है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी एक ह्यूमन रिसोर्स की। अब जब वो आदमी होगा, वो जो ह्यूमन है, वो अपनी लाइफ बेटर तरीके से लीड कर सकता है अगर उसके पास में कोई स्किल या टैलेंट है, क्योंकि वो उसको काम में लेके कमा सकता है। वैसे ही तो इस एक राइट का एग्जाम्पल हो गया राइट टू एजुकेशन। तो अपने वेलबींग के लिए कुछ राइट्स होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं। अब इन राइट्स की ना कुछ लिमिट भी होती है, ये नहीं है कि कुछ भी मिल जाएगा, आप कुछ भी करना चाह रहे हो तो वो मिल जाएगा, नहीं, कुछ लिमिटेशन है। और लिमिटेशन क्या है, एनीथिंग इंजूरियस टू हेल्थ एंड सोसाइटी कैन नॉट बी क्लेम्ड एज राइट्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, साथ ही साथ में वो जो सोसाइटी है उसके लिए भी कुछ ना कुछ डेंजर पैदा करती हो, तो उसको भी हम राइट कंसीडर नहीं करते। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि मेरे को राइट है ड्रग या स्मोक करने का। क्यों? क्योंकि देखो ड्रग से और स्मोकिंग से हेल्थ तो अपनी ख़राब होती है, जो होती ही है। साथ में अपने ये स्मोकिंग या ड्रगिंग करने से क्या होता है, कुछ ना कुछ अपने बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, और उस चेंजेस की वजह से क्या होता है, हम एक सोसाइटी के लिए ख़तरा बन जाते हैं। तो ये हमारे राइट नहीं हो सकते। तो राइट्स की कुछ लिमिटेशन भी है। नाउ राइट्स आर दोज विच हेल्प अस टू लिव अ ब्यूटिफुल, हेल्दी एंड डिग्निफाइड लाइफ। ऑल्सो इट हेल्प्स इन द सोसाइटल फंक्शनिंग। राइट्स वो होते हैं जो अपन को एक डिग्निफाइड और हेल्दी लाइफ जीने के लिए प्रेरित करते हैं, हेल्प करते हैं उसके अंदर, और साथ ही साथ में एक सोसाइटी की अच्छी फंक्शनिंग के अंदर भी वो हेल्प करते हैं। अब हमने देख लिया कि राइट्स क्या है। राइट्स
हर चीज़ को हम राइट नहीं बोलते। पहले राइट की हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद में 3 पॉइंट्स देखे राइट के। नाउ कम कि ये राइट आते कहाँ से हैं। उसका सबसे पहले ये चीज़ है, बुक का सेकंड जो टॉपिक है वो है वेयर डू द राइट्स कम फ्रॉम। नाउ द फर्स्ट पॉइंट हियर इज, जो 17th और 18th सेंचुरी थी, यानी 1600 के दौर में और 1700s के दौर में कुछ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। उन थ्योरिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भगवान या नेचर ने क्या है, सबको कुछ ना कुछ राइट्स दिए। दे आर्ग्यूड दैट गॉड एंड नेचर गिव एवरीवन सम राइट्स। और वो कैसे राइट्स थे और उनका क्या मतलब था इन राइट्स से, उनका कहना ये था कि जो राइट्स है ना वो नेचर की तरफ से ही हमें आते हैं, वो नेचुरल लॉ है। तो इससे नेचर का मतलब क्या बन गया कि राइट्स केम फ्रॉम द नेचुरल लॉ। जो राइट्स हैं वो एक ह्यूमन एक दूसरे ह्यूमन को नहीं देता, या एक सोसाइटी नहीं देती, वो नेचुरल है। हम जैसे पैदा हुए हैं, हमारे पास में राइट्स के साथ में ही पैदा हुए, क्योंकि वो हमको भगवान या नेचर ने दे के ही भेजे। इसका मतलब है कि रूलर और सोसाइटी डिड नॉट गिव बट दे आर बेस्टोड टू अस एट बर्थ। यानी कि किसी राजा या किसी सोसाइटी जो है उसने अपन लोगों को वो राइट्स नहीं दिए, वो राइट अपने साथ में बर्थ से ही आए हैं। तो ये जो थ्योरी है इसको नेचुरल लॉ ऑफ राइट्स बोलते हैं। ओके, अब बात आती है कि ये जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे ना, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कि ये जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट से थे ना, इन्होंने कुछ नेचुरल राइट्स को आइडेंटिफाई किया था। इन्होंने कुछ नेचुरल राइट्स के नाम बताए थे, 3 नाम बताए थे। और वो 3 नाम कौन से थे? पहला है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। और जो बाकी राइट्स हैं, जो अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, या राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारे जो राइट्स हैं ये इन्हीं 3 बेसिक जो है इन्हीं से डिराइव होके आए हैं लेटर ऑन। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है कि वे, जैसे कि यहाँ पर इन थ्योरिस्ट ने बोला कि हमारे को बर्थ के साथ में कुछ राइट्स बेस्टोन हो गए थे। तो बात क्या है कि हम कुछ राइट्स के साथ में पैदा हुए हैं, लाइक हम पैदा होने के साथ में ही वो राइट्स हमको दिए गए। ये एक जो आइडिया है ना ये वाला कि बर्थ के साथ में हमारे पास में कुछ राइट्स थे, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये पावरफुल क्यों है? ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि अगर बर्थ के साथ में नेचर या भगवान ने हमें दिया है, तो कोई स्टेट या कोई इंसान या कोई एक अथॉरिटी जिसके पास में अथॉरिटी होगी किसी स्टेट के पास में या किसी पर्सन के पास में, वो ये राइट वापस ले नहीं सकता है। लाइक कोई भी हमसे ये राइट वापस नहीं ले सकता, क्योंकि बर्थ के साथ में ही आए हैं ये। क्योंकि जो चीज़ नेचर ने खुद ने दी है उसको कोई क्या लेगा। ओके, सो 3 पॉइंट ये हो गए। फोर्थ पॉइंट है, जो टर्म ह्यूमन राइट्स है ना अभी ज़्यादा पॉपुलर है नेचुरल राइट्स से। मतलब पहले जो क्या था, नेचुरल राइट्स को माना जाता था, लाइक ऐसे सब उन थ्योरिस्ट ने भी यही कहा था कि नेचुरल राइट्स है हमारे पास में। बट अभी जो इंसान है उनके बीच में वर्ड है ह्यूमन राइट्स, वो ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि अभी है ना रेडिकल सोसाइटी है। रेडिकल सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी वो हर चीज़ के अंदर क्यों, क्या, कैसे, ऐसे थोड़ी ना होता है, इसका क्या रीज़न है। तो वो बात थी, कल को हम उनको कहें कि भगवान ने दिए हैं, ये भगवान की तरफ से आए, तो वो उस चीज़ में भी कुछ रेडिकलाइजेशन का थॉट रखते हैं। मतलब किसी की भी चीज़ के पीछे जाने का क्यों का कोई रीज़न रखते हैं। तो उनके लिए ये नेचुरल राइट वाला जो टर्म है ये थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए ह्यूमन राइट्स ज़्यादा पॉपुलर है अब। क्योंकि एक ह्यूमन है तो ह्यूमन के पास में ह्यूमन राइट्स हैं ही। अब जो ह्यूमन है ना वो राइट्स को कैसे देते हैं? ह्यूमन सी राइट्स एज अ वे टू गारंटी अ ऑर्डर टू लीव अ मिनिमली गुड लाइफ। यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो राइट्स को एक गारंटी के तौर पे देखते हैं। वो किस चीज़ की गारंटी होती है? राइट्स किस चीज़ की गारंटी होती है? एक तरीके की जहाँ पर वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। इसका गारंटर होता है कौन? राइट्स। ह्यूमन राइट्स को इस तरीके से देखते हैं। जो ये राइट्स होते हैं वो जो सोसाइटी में चली आ रही इनइक्वालिटीज़ है ना, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, रेस के बेसिस पे, उनको चैलेंज करती है। चैलेंज करेंगी तो अल्टीमेटली इनको सेम चीज़ें मिलेगी, तो उससे क्या होगा कि एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट है कि जो ऑप्रेस्ड लोग थे, ऑप्रेस्ड लोग यानी जिनको कोई ना कोई दबाता था, जैसे कि विमेन हो गई, स्लेव्स हो गए, और भी बहुत सारे लोग हो गए। तो जो ऑप्रेस्ड लोग थे ना उन्होंने ह्यूमन राइट्स को काम में लिया, ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया, और
उन ह्यूमन राइट्स की हेल्प से इन्होंने क्या किया, जो सोसाइटी इनको ऑप्रेस करती थी, इनको खुद से अलग करती थी ना, उनको उन्होंने चैलेंज कर दिया. दे यूज्ड ह्यूमन राइट्स टू चैलेंज द लॉज दैट सेग्रीगेटेड देम फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन. सेग्रीगेट का मतलब है कि अलग करना, जिससे उनको अलग किया. अब ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि ऑप्रेस थे, बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे रीजन हो गए हैं, कुछ डिसेबल लोग हैं, उनको भी लोग नहीं करते हैं पसंद. तो ऐसे क्या हुआ, ये जो ऑप्रेस लोग हैं इन्होंने ह्यूमन राइट्स की हेल्प से चैलेंज किया उनको, और धीरे धीरे इस चैलेंज की वजह से क्या हुआ, ये जो ह्यूमन राइट्स की जो लिस्ट थी ना वो बढ़ती ही गई. अब ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे एक हो गया अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. अभी स्लेवरी एज ए राइट टू लाइफ जो है, एक राइट है अपने पास में, तो उसके तहत अब स्लेवरी का अबॉलिशन हो चुका है. अब स्लेवरी नहीं कर सकते, किसी इंसान को अपना गुलाम नहीं बना सकते, क्योंकि उसके पास में अपनी खुद की आज़ादी है. दूसरा हो गया जैसे कि विमेन राइट्स मूवमेंट्स. क्या हुआ, विमेन को पहले ना वोट करने की आज़ादी थी, ना एजुकेशन की थी, इवन वो सेम काम करते हुए भी उसको कम पैसे मिलते थे. तो इक्वल पे के लिए भी इन्होंने फ़ाइट करी. तो ये सारी चीज़ें जैसे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, विमेन राइट्स मूवमेंट्स वगैरह हो गए, एनवायरमेंटल राइट्स हो गए. अभी जैसे सब लोग एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि एनवायरमेंट में ये प्रॉब्लम हो रही है, आगे सस्टेन नहीं करेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए. और कुछ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थे, कुछ पुअर लोग थे, कुछ डिसेबल लोग थे, और साथ में वर्कर्स के राइट, कि वर्कर्स को इतनी मिनिमम सैलरी मिलनी चाहिए, इतना मैक्सिमम आवर होना चाहिए काम करने का, ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, कुछ छुट्टियां मिलनी चाहिए. तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ ना, कि ये जो ह्यूमन राइट्स की जो लिस्ट थी वो इंक्रीज़ हो गई, बड़ी हो गई, यानी पहले कम थी. फिर इन ऑप्रेस लोगों ने चैलेंज किया उन लॉज को जो इनको अलग करते थे, सेग्रीगेट करते थे बाकी ह्यूमन बींग से. उनसे क्या हुआ कि ह्यूमन राइट्स की जो लिस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई. तो ह्यूमन राइट्स कहाँ से आए हैं, उसका एक सोर्स ये भी है कि ऑप्रेस्ड लोगों ने चैलेंज किया था. ना कम कि लोग अब ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अभी उनको एनवायरनमेंट के राइट्स भी चाहिए. वो कुछ राइट्स क्लेम करते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड. वो कैसे हैं, यानी कि मुझे साफ़ हवा पानी चाहिए, राइट टू क्लीन एयर एंड वाटर. साथ ही साथ में कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी एनवायरनमेंट मिले, वो भी साफ़ हवा पानी में रह सके, उनके पास में भी कुछ रिसोर्सेज हो. तो कहाँ से आए हैं राइट्स, इसके कुछ पहले पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने एक बोला था कि बर्थ से ही आ गए. फिर उन्होंने 3 नेचुरल राइट्स दिए थे, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, का कि बाकी राइट्स इन्हीं से डराइव हुए हैं. फिर आ जाते हैं कि जन्म के साथ ही आए तो कोई दूसरा उन्हें छीन नहीं सकता, क्योंकि नेचर ने खुद ने दिया है. फिर पॉइंट आ जाता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो अभी जो वर्ड है वो ज़्यादा पॉपुलर है नेचुरल राइट्स हैं. देन आ जाता है ह्यूमन राइट्स को एक गारंटी के तौर पे देखते हैं अपनी गुड लाइफ जीने के लिए, और ये इनक्वालिटीज़ को चैलेंज करती है. नाउ कम्स दी ऑप्रेस्ड लोग, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की हेल्प से उन लोगों को चैलेंज किया था जो उन्हें सेग्रीगेट करती थी, और साथ में इसकी वजह से ह्यूमन राइट्स की लिस्ट जो थी वो इंक्रीज़ हो गई. देन कम्स कि लोग अवेयर हो रहे हैं, तो नेचुरल की जो नेचर है उसके लिए भी राइट्स मांग रहे हैं. अब आती है नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज़ लीगल राइट्स एंड द स्टेट. स्टेट जो है यानी एक कंट्री है, उस स्टेट के बीच में और ये जो लीगल राइट्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों की बात करी गई है यहाँ पर. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वी मेक ह्यूमन राइट्स क्लेम्स टू अपील आवर मॉरल सेल्फ. हम ऐसे ह्यूमन राइट्स बनाते हैं जो अपनी मॉरल होती है. हर इंसान की कुछ एथिक्स होते हैं, उसके कुछ मॉरल होते हैं, तो हम इन मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर कुछ अपने ह्यूमन राइट्स बना देते हैं. अब जो हमें अच्छा लगता है कि हाँ एक जस्ट सोसाइटी है उसके लिए ये सब चाहिए, तो हम वैसे ह्यूमन राइट्स बना देते हैं, वैसे क्लेम करते हैं हम. अब बात ये कि ये क्लेम ये जो क्लेम है ये सक्सेसफुल कैसे होगा. सक्सेसफुल के लिए होने के लिए इसको क्या चाहिए होगा, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर. और वो कौन सी चीज़ें, कि इसको लीगल रिकग्निशन मिलेगी क्या. ये जो क्लेम किया है ह्यूमन राइट का, ये सक्सेस तभी होगा जब या तो इसको ये जो लीगल रिकग्निशन है ये मिले, या फिर इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले. किसी भी ह्यूमन राइट के क्लेम को सक्सेसफुल करने के लिए ज़रूरत है लीगल रिकग्निशन की और गवर्नमेंट सपोर्ट की. अब बात आती है कि लीगल रिकग्निशन की ज़रूरत क्यों है. ठीक है, हमने कह दिया कि ठीक है मिल गया राइट, उसको लीगल तरीके से कहने की ज़रूरत क्यों है.
क्यों पड़ी है इसको लीगल तरीके से कहने की ज़रूरत? क्योंकि आपके राइट कह दिया तो कल को चेंज भी तो हो सकता है, कल को आप कुछ टाइम वापस भी तो ले सकते हैं। आज तो आपको राइट्स दे गए हैं, आप बहुत खुश हो, और कल आपसे राइट वापस ले लिए तो नहीं माने इन राइट को तो क्या करोगे? इसलिए अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल रिकग्निशन नेसेसरी है। सेकंड पॉइंट ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक चार्टर बनाया हुआ है, चार्टर ऑफ बिल ऑफ राइट्स का। तो उसके अंदर इसको लीगल रिकग्निशन मिल जाती है। क्यों ज़रूरी है? अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कहाँ पे मिल रही है? हर कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स है, वहाँ से मिल रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का एक हाईएस्ट लॉ है और हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन राइट्स को प्राइमरी इम्पोर्टेंस दी हुई है। ऐसे ही क्या इंडिया के अंदर भी है? हाँ, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बोला हुआ है, तो इंडिया के अंदर भी ये बिल ऑफ राइट्स है। तो इस तरीके से ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं इनको लीगल रिकॉग्निशन मिलती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, और धीरे धीरे ये जो अपन ने नॉर्मल क्लेम्स करे थे ये जस्टिफाइड क्लेम्स या एंटाइटलमेंट्स बन जाते हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन थी। नाउ कम्स ये स्टेट और लीगल राइट्स के बीच की बात है। जो सेकंड पॉइंट आता है इस टॉपिक के अंदर वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ मेकिंग है उसमें क्या रिलेशन होगा। लाइक आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो इनको रिकग्निशन दे दी, मेंशन कर दिया, इनको प्राइमरी इंपॉर्टेंस दे दी, बट अगर कल को किसी ने नया लॉ बनाया और आपसे कुछ चीज़ छीन ली तो अब बात ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि जो बाकी जो अदर लॉज एंड लीगल ऑर्डर्स होंगे ना, दे विल रिस्पेक्ट द राइट्स ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये राइट कुछ दिया हुआ है कि राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है। कल को पार्लियामेंट में बैठी कोई भी सरकार बैठी है पार्लियामेंट में, उसने कह दिया कि आपको राइट टू फ्रीडम नहीं है, कल से आपको बोलने की भी आज़ादी नहीं है, आप कैसे कपड़े पहनोगी उसकी भी आज़ादी नहीं है, तो आप क्या करोगे? कर सकते हैं ना। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इस पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो ये लॉज बनाएंगे ना, ये उनको रिस्पेक्ट करते हुए बनाएंगे। किनको? ये जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए, अगर इनके हिसाब से ये नहीं बने या किसी भी तरीके से ये राइट्स हैम्पर हो रहे हैं तो आपका जो लॉ है ना वो लॉ काम का ही नहीं है, आपके लॉ को हम रद्द करते हैं। तो सेकंड आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ मेकिंग। उसमें क्या होता है? अदर लॉज एंड लीगल ऑर्डर्स रिस्पेक्ट द राइट्स ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ दीज राइट्स मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाई सोशल स्ट्रक्चर और हिस्ट्री। अब जो अपने जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, अपने इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें बहुत से तरीके के राइट्स दिए हुए हैं। उसी में से एक जो राइट है वो है बैन ऑन अनटचेबिलिटी। अब ये क्या है? एक एब्सोल्यूट राइट है, ये कोई भी करेगा ना तो उसको सज़ा मिलेगी, इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये बैन ऑन अनटचेबिलिटी जो है। अब क्या ये अनटचेबिलिटी वाला इशू अमेरिका में भी होगा, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी होगा? ज़रूरी नहीं है ना। अपने यहाँ पर इंडिया में ये बैन ऑन अनटचेबिलिटी वाला जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्यों दिया गया है? क्योंकि अपनी सोसाइटी में, अपने सोशल स्ट्रक्चर में, अपने हिस्ट्री में ये अनटचेबिलिटी थी। अगर ये थी तो अब इसको रिमूव करना है। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या होगा? ऐसे राइट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो राइट्स होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, जो राइट दिए हैं वो किसी भी जगह की सोशल स्ट्रक्चर और हिस्ट्री से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैन ऑन अनटचेबिलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट, स्टेट का और जो लॉज हैं उनका ये जो लीगल मैटर है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मली जो लोग हैं वो राइट्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि राइट्स वो क्लेम्स हैं जो कि स्टेट ने रिकॉग्नाइज़ कर दिए। अगर स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ये क्लेम्स तो ये कभी राइट बनेंगे ही नहीं। ओके, सो मैनी पीपल डिफाइन राइट्स एज क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। जो राइट्स हैं, राइट्स आर एक्सपेंडिंग एंड री इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड द प्रीवियसली एक्सक्लूडेड वन। क्या होता है? राइट्स हैं वो एक्सपेंड होते जा रहे हैं, एक्सपेंड होते जा रहे हैं, एक्सपेंड होते जा रहे हैं, और उनकी किसी भी राइट में एक चीज़ कही हुई है तो उसको बार बार उसका कुछ मतलब निकाला जा रहा है, अलग अलग तरीके से उसको मतलब निकालने की बातें करी जा रही है। और ये किस लिए करी जा रही है? ताकि
जो पहली सोसाइटी थी उसके अंदर कुछ लोग थे, उनको बाहर रखा गया था, किसी भी कारणवश उनको इंक्लूड नहीं किया हुआ था। तो राइट्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, उनका अभी भी री इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उनका क्या मतलब होगा, ताकि ये जो एक्सक्लूडेड लोग हैं ना, इनको भी इसमें शामिल कर सकें। एंड टू रिफ्लेक्ट आवर कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मीन्स टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। साथ में एक तो ये रीज़न हो गया जिसके लिए एक्सपेंड कर रहे हैं, और एक ये रीज़न हो गया कि अभी जो अपनी सोसाइटी है उसमें हम राइट टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट से क्या मतलब रखते हैं। पुराने ज़माने में डिग्निटी से जीने की मतलब कुछ और होता होगा, अभी हमारे कुछ नए तरीके हैं। पुराने ज़माने में इंटरनेट को राइट टू लाइफ के अंदर नहीं इंक्लूड करते थे डिग्निटी के साथ में जीना, बट आजकल हर काम इंटरनेट की हेल्प से हो रहा है, तो ये भी एक तरीका है डिग्निटी से जीने के लिए। तो कॉन्टेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, मतलब अभी जो वर्ल्ड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसकी तरीके से भी हम राइट्स को देखते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू लीगल राइट्स एंड द स्टेट, वो है कि स्टेट का रोल क्या है। स्टेट का रोल कौन बताएगा, जो राइट्स है ना वो बताते हैं स्टेट का रोल क्या है। लाइक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इतने इतने राइट्स होने चाहिए, तो स्टेट की जो सरकार है वो कल को ऐसे लॉ बनाएंगी जिसमें क्या होगा, इन राइट्स की हेल्प से वो कुछ ना कुछ काम करवाएंगी, लोगों को और फ़ायदा पहुँचाएगी। तो ये जो लॉज हैं ये जो राइट्स हैं, या ये एक टाइप की डिमांड है स्टेट के ऊपर कि आपको ये काम तो करना ही है। कैसे, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गई, राइट्स आर डिमांडेड अपॉन द स्टेट, स्टेट के ऊपर डिमांड करी जाती है कि आप ये काम तो करोगे। जैसे राइट टू एजुकेशन अपना जो एक राइट है वो है। तो अब राइट टू एजुकेशन के अंदर क्या है, गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि लोग पढ़ रहे हैं, उनके पास में एक्सेस है उन इंस्टीट्यूशंस का। नई स्कूलें बनानी पड़ेंगी, अगर फ्री में पढ़ाना पड़ रहा है तो फ्री में पढ़ाएंगे, वो कम पैसों में सब्सिडाइज रूप में उनको बुक्स अवेलेबल करवाएंगे, मिड डे मील्स दे रही है सरकार, ताकि जो लोग हैं उनका राइट टू एजुकेशन फुलफिल हो सके। तो जो राइट है, स्टेट को डिमांड करते हैं कि ये काम करो आप। तो राइट्स क्या है, राइट्स आर डिमांडेड अपॉन द स्टेट, स्टेट से डिमांड करिए जाते हैं राइट्स। मतलब इन राइट्स में सोसाइटी भी इतना कंट्रीब्यूट कर सकती है। लाइक किसी ने डोनेशन दे दी, स्कूल को इतनी डोनेशन दे रहा है तो वही टाइप से कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट राइट टू एजुकेशन में सब लोग एजुकेटेड हो, लिटरेट हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की ही है। तो ये एक पॉइंट हो जाता है। अब जो राइट है ना, ये स्टेट के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस भी लगाते हैं कि जो स्टेट है उसको किसी एक सर्टेन वे में एक्ट करना होगा, ऐसे ऑब्लिगेशंस लगाते हैं। कौन, राइट स्टेट के ऊपर। वो डिक्टेट करते हैं कि स्टेट को क्या तो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब जो राइट है वो स्टेट के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस लगाते हैं, एंड दे डिक्टेट व्हाट स्टेट मस्ट डू एंड व्हाट इट मस्ट नॉट डू। मस्ट डू में हमारे क्या क्या आ जाता है, जैसे क्या क्या करना चाहिए उसको, कोई भी ऐसी चीज़ करनी चाहिए जैसे किसी भी इंसान की लाइफ ऑफ डिग्निटी, एक डिग्निटी से जीने का तरीका, या कोई अच्छे से उसके वेलबींग के लिए कुछ ऐसा काम करे, तो वो तो काम करना पड़ेगा। इट इज़ अ मस्ट डू वर्क, जो कि राइट बोलते हैं स्टेट को करने के लिए। जैसे कि राइट ऑफ लाइफ के तहत किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी भी तरीके के हार्म से किसी इंसान को प्रोटेक्ट करना, साथ में उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ से इंश्योर करना कि कोई आपके ऊपर हमला भी कर रहा है तो स्टेट प्रोटेक्ट करेगा, कोई दूसरी कंट्री हमला कर रही है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस सिटीज़न को प्रोटेक्ट करो। साथ में प्रोटेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, एक वो जिंदा लाश की तरह जिए ये भी नहीं चलेगी, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देना ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी देना ज़रूरी है, जिससे वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। और उसके लिए क्या चाहिए, जैसे कोई वो जो गवर्नमेंट है वो अच्छी हेल्थ पॉलिसी लेकर आए, उनको एजुकेशन दे, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको सुधारे। जैसे अभी दिल्ली के अंदर जो हवा है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रही है, बट लोगों को राइट टू क्लीन एयर भी है। तो जो लोग हैं वो डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा उस एयर को सुधारने के लिए, इसीलिए वो बड़े बड़े एयर प्योरीफायर्स लगाते हैं, कभी आर्टिफिशियल तरीके से बरसात करवाते हैं। तो ये वो राइट ही हैं जो स्टेट को डिक्टेट करते हैं कि आपको क्या काम करना चाहिए। वैसे ही कोई कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि स्टेट को बोलते हैं कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि चलो कल को कुछ प्रॉब्लम हुई, जैसे ऐसे हुआ कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ओके, किसी ने मर्डर कर दिया उसका, तो अब किसी एक इंसान पे शक आया। अब इस इंसान को क्या हुआ ना, इसके हथकड़ियाँ लगा दी और इसको ले गए जेल में।
अब आप ऐसे नहीं कर सकते, लाइक आप किसी रैंडम व्यक्ति के ऊपर आपको सिर्फ शक है तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। उसको बोलना होता है आर्बिट्रेरी अरेस्ट, मतलब बिना किसी सबूत के कैसे भी आप अपनी मर्ज़ी से उसको अरेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। इससे उसी इंसान की लाइफ टू डिग्निटी हार्म हो रही है। कल को पड़ोसियों को पता चला कि वो क्या है, वो जेल में जाके आया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, बार बार ताने मिलेंगे, तो ये डिग्निटी से नहीं जीना हुआ, उसको प्रॉब्लम होगी उस चीज़ से। अगर इसको अरेस्ट करना है तो जो गवर्नमेंट है उसको अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसको कुछ दिखाना पड़ेगा, उसको ऑर्डर लेने पड़ेंगे कोर्ट से, इसीलिए अरेस्ट वारंट दिखाया जाता है, जो अपन नॉर्मली सीआईडी सबने देखा होगा। तो बड़े बड़े किसी के घर में जाते हैं तो वो सीधा ऐसे बोलते हैं कि आपके पास में अरेस्ट वारंट है क्या हमारे खिलाफ। वो क्यों? क्योंकि आप जो स्टेट है वो ऐसे ज़बरदस्ती अरेस्ट नहीं कर सकता, उसको अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना पड़ेगा करने के लिए। इवन जो एक प्रिजनर होता है ना, उसको भी राइट टू रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको भी ये मतलब किसने खून किया उसके खिलाफ पूरे सबूत पे मिल गए ना अपने पास में, तो भी उसको हम जेल में नहीं रख सकते जब तक कोर्ट में नहीं लेकर जाएं। क्यों? क्योंकि एक प्रिजनर के पास में भी लीगल मीन्स का, यानी आपको कोर्ट में कोई लॉयर रिप्रेजेंट करे उसका राइट है। तो राइट्स होते हैं स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाते हैं कि उसको किस वे में एक्ट करना है, टू एक्ट इट इन अ सर्टेन वे। इट डिक्टेट्स व्हाट अ स्टेट मस्ट डू एंड व्हाट इट मस्ट नॉट डू। अब ये जो है पर्पस क्या है इसका, स्पेशली स्टेट के रिलेशन से। सबसे पहले आ जाता है कि जो स्टेट है ना, स्टेट एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी विदाउट वायलेटिंग द लाइफ एंड लिबर्टी। पर्पस यानी जो राइट्स हैं उनका स्टेट की, जो स्टेट का रिलेशन है, एक इंसान का दूसरे वाले, एक इंसान का दूसरे से रिलेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है कोई एक इंसान है वो किसी स्टेट में, स्टेट का मतलब आप जानते हो कोई कंट्री, कोई ब्लॉक, कोई रिप्रेजेंटेशन, ऐसा जो जैसे अभी स्टेट यानी मैं राजस्थान हरियाणा ऐसे बात नहीं कर रही हूँ, स्टेट एज अ होल कंट्री, जो एक स्टेट है अपना, जो रूल कर रहे हैं स्टेट है, उसके पर्पस के अंदर जो है, उसके रिलेशन के अंदर पर्पस क्या है राइट्स का। उसका पहला पर्पस ये है कि जो स्टेट है ना, स्टेट के पास में हर काम करने की अथॉरिटी होती है, अरेस्ट करने की, लड़ाई करने की, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने की, हर चीज़ की अथॉरिटी होती है स्टेट के पास में। तो उसका पर्पस ये हो गया राइट्स का कि जो स्टेट है वो अपनी अथॉरिटी इस वे में एक्सरसाइज नहीं करेगा कि किसी जो इंसान है ये, इसकी लाइफ और लिबर्टी का वायलेशन हो, इसकी किसी भी लिबर्टी में इसको लिबर्टी नहीं दी जा रही या फिर इसको लाइफ टू डिग्निटी नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा काम स्टेट नहीं करेगा। स्टेट एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी विदाउट वायलेटिंग द लाइफ एंड लिबर्टी। इसको कौन इंश्योर करता है? राइट्स इंश्योर करते हैं। ये एक राइट का पर्पस है स्टेट के रिलेशन के अंदर। और दूसरा क्या आ जाता है कि जो स्टेट है ना, उनका प्राइमरी पर्पस क्या है, किसी भी स्टेट को हमने क्यों बनाया, ताकि वो लोगों को सर्व करे, लोगों के वेलबींग के लिए सर्व करे, ना कि वो खुद का उल्लू सीधा करे। ओके, तो स्टेट का प्राइमरी पर्पस ही ये है कि वो वेलबींग ऑफ पीपल देखे। डेमोक्रेसी में यही तो होता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। तो ये जो लोग हैं, लोगों के लिए हमने स्टेट बनाया, और स्टेट का प्राइमरी पर्पस क्या है कि लोगों की अच्छाई देखे वो। अब इसका तीसरा पर्पस क्या आ जाता है, या इसका सिग्निफिकेंस क्या है राइट्स का स्टेट के साथ में, कि जो रूलर्स हैं, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कर दिया, या फॉर एग्जांपल अगर हम लोग माने कि अपने किंग वाला सिस्टम होता, तो किंग को तो कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, बट ये जो राइट होते हैं ना, ये एक अथॉरिटी देते हैं, जिससे रूलर्स होते हैं ना, रूलर्स मस्ट बी होल्ड अकाउंटेबल ऑफ देयर एक्शंस, कि उन्होंने कुछ भी काम किया है तो कल को जनता पूछ सकती कि आपने ये काम किस लिए किया है, कौन देता है आपको इसकी पावर करने की, आपने ये गलत किया तो आपको इसकी सज़ा भी मिलेगी। तो रूलर्स को अकाउंटेबल, अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होल्ड भी करता है राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका सक्सेस डिपेंड करता है लीगल रिकॉग्निशन के ऊपर और गवर्नमेंट के सपोर्ट के ऊपर। ज़रूरी है लीगल रिकॉग्निशन, क्योंकि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। हर कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक हाईएस्ट लॉ है और उसके अंदर प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाती है राइट को। सेम एग्जांपल इंडिया के अंदर है, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है उनको। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुए जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए ही जो
गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो बाकी लॉज बनाएंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि ये जो राइट्स हैं वो किसी भी सोसाइटी, किसी भी स्टेट के सोशल स्ट्रक्चर और हिस्ट्री पे भी डिपेंड करते हैं। हो सकता है ये राइट एक जगह पर है, दूसरी जगह पे नहीं है। लोग जो हैं वो स्टेट और राइट को इतना एक दूसरे से इम्पॉर्टेंट, इतना इंटरमिक्स्ड समझते हैं कि लोग ऐसे बोलते हैं राइट्स वो क्लेम्स हैं जो कि स्टेट ने रिकॉग्नाइज़ करें। साथ में क्या है, जो राइट्स हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, उनका अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है ताकि जिन लोगों को हमने एक्सक्लूड कर दिया था उनको भी इंक्लूड किया जा सके। और दूसरा पॉइंट ये है इसके अंदर कि अभी जो अपनी लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर भी क्या क्या राइट्स होते हैं, ऐसे भी ये एक्सपेंड हो रहे। देन कम कि स्टेट का रोल क्या है। स्टेट राइट्स होते हैं वो स्टेट को डिमांड करते हैं कि ये चीज़ पूरी करो सिटीजन्स के लिए। ऑल्दो सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन उस चीज़ को पूरा करने की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, स्टेट की होती है। अब ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं स्टेट के ऊपर कि उसको कैसे काम करना चाहिए और कैसे नहीं। पर्पस और सिग्निफिकेंस आ जाता है कि स्टेट को अपनी अथॉरिटी ऐसे एक्सरसाइज करनी होगी कि किसी की लाइफ और लिबर्टी को हानि ना हो। उसका प्राइमरी पर्पस ही लोगों का वेलबींग है, साथ में रूलर्स के एक्शंस को अकाउंटेबल होल्ड करना। अब राइट्स कितने तरीके के हैं, अपने पास में राइट बहुत सारे तरीके के होते हैं, जो कुछ हैं जो हम अभी देखेंगे। जैसे पॉलिटिकल राइट्स हो गए। जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो किसी भी डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन होता है, वो डेमोक्रेटिक जो स्टेट होता है, जो डेमोक्रेटिक राइट होते हैं वो शुरू होते हैं पॉलिटिकल राइट से ही। सबसे पहले उसको पॉलिटिकल राइट ही दिए जाते हैं। जैसे कि कानून के सामने समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, राइट टू फॉर्म एंड जॉइन पॉलिटिकल राइट्स। ये सारे क्या हैं, ये पॉलिटिकल राइट्स है। पॉलिटिकल राइट्स ये सब के सब आपकी पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड है, राइट। तो जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट होता है वो सबसे पहले जो राइट्स देना शुरू करता है तो सबसे पहले पॉलिटिकल राइट्स से ही देता है। साथ में ही डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ में वो देता है कुछ, पॉलिटिकल राइट्स के साथ में देता है कुछ सिविल राइट्स। सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं आपस में बहुत डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वो सिविल राइट्स दिए जाते हैं जो कि जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं ना उनको ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का फ्री एंड फेयर ट्रायल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू प्रोटेस्ट। आपने सरकार चूज़ कर ली, इलेक्ट कर लिया रिप्रेजेंटेटिव, वोट कर लिया उनके सामने, बट अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो क्या करोगे आप, उसके लिए उसको कटघरे में भी खड़ा कर सकते हो, वहाँ पर फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा। और साथ में आप पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको प्रोटेस्ट कर सकते हो उसके खिलाफ। तो ये सारे सिविल राइट्स भी दिए जाते हैं। ये जो पॉलिटिकल राइट्स है ना, ये फाउंडेशन होती है डेमोक्रेसी की। क्यों? क्योंकि ये किसी भी इंडिविजुअल का वेलबींग इंश्योर करती है। साथ ही साथ में ये जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी में रखती है। तो जो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन बनाती है ना, तो उस डिसीजन के अंदर लोगों का इन्फ्लुएंस होता है। अगर लोगों को नहीं पसंद आ रही तो वो बात नहीं मानी जाती। देन कम्स द इकोनॉमिक राइट्स। अब इकोनॉमिक राइट्स के अंदर क्या है, पॉलिटिकल राइट तभी यूज़फुल होंगे ना जब बंदे के पास में बेसिक नीड्स होगी। उसके लिए खाना पानी ही नहीं है, घर ही नहीं है उसके पास में, तो वो वोट दे के क्या कर लेगा? उसको वोट से क्या ही मतलब है कि कौन आया जा रहा है कौन जा रहा है, अगर उसका पेट ही नहीं भर रहा तो पॉलिटिकल राइट्स यूज़फुल रहे वो तभी यूज़फुल होंगे जब किसी इंसान की बेसिक नीड्स मेट होगी। और बेसिक नीड्स कैसे मेट होगी? वो होगी उसके इकोनॉमिक राइट्स से। कैसे? जो इकोनॉमिक राइट्स होते हैं ना, इंश्योर्स दैट पीपल मीट देयर बेसिक नीड्स। ओके, बेसिक नीड्स कैसी? हाउसिंग, मेडिकल, उनको वेज कितनी मिल रही है, कितनी तनख्वाह मिल रही है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक राइट्स में आती है। जो सरकार होती है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जो पुअर जो सेक्शन होता है, पुअर सेक्शन होता है सोसाइटी का, उसको असिस्ट कर सकती है। जैसे कि मिनिमम वेज जैसे लो बनाएंगी, वो कुछ पॉलिसीज़ बनाएंगी कि कम से कम आपको इतनी तो देनी ही है, इससे कम आप दोगे तो आपको सज़ा होगी। या उनके पास में जॉब नहीं है, अगर उनके पास में जॉब नहीं है तो वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट के भत्ते देंगी। मतलब कि वो लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं बट सरकार के पास में जॉब ही नहीं है, तो वो सरकार की गलती है ना, लोगों की थोड़ी है कि उनके पास में जॉब नहीं है। अगर उनके पास में स्किल है तो ऐसे केसेस में क्या होती है, कई बार सरकारें कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आती है कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पर लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा मिलता है, कुछ फिक्स्ड अमाउंट मिलता है उनके लिए।
साथ में अगर वो गरीब है, उनके पास में खाना नहीं है, तो फेयर प्राइस शॉप्स जैसी पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट लेकर आती है। तो क्या होता है, इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, उनको यूज़फुल बनाते हैं। अब आ जाते हैं कल्चरल राइट्स। चलो आपको पैसा कमाने का भी दे दिया और आपको जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चूज़ करने का भी दे दिया, लेकिन कल को बोला कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप मस्जिद नहीं जा सकते, या चलो ऐसे कह देंगे आप राजस्थानी नहीं बोल सकते, गुजराती नहीं बोल सकते, पंजाबी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सबको हिंदी बोलनी है, कोई अपनी मदर टंग में बात ही नहीं करेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो कुछ कुछ कल्चर के लिए भी राइट्स चाहिए जो लोगों के कल्चर को भी प्रोटेक्ट करे। तो ऐसी भी कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि जो कोई भी इंसान होता है उसको अपनी प्राइमरी एजुकेशन होती है उसको मदर टंग में ले सकता है, लाइक जो मीडियम है वो अपनी मदर टंग रख सकता है वो उसके अंदर। और ये अपनी जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसके अंदर भी ये चीज़ दी हुई है मदर टंग के अंदर वाली। और जैसे कुछ लोग हैं उनकी कुछ फिक्स्ड भाषा है या वो किसी एक समाज के, तो वो अपने समाज से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं, ऐसे भी राइट्स उनके पास में है। तो ये जो राइट्स की जो लिस्ट है ना, ये एक्सपेंड होती जा रही है धीरे धीरे करते। द लिस्ट हैज़ बीन एक्सपेंडेड बाय ग्रांटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स। राइट्स होते हैं। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है बुक का, और वो है कि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको कुछ राइट्स दिए जाएंगे तो उसके साथ में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी। क्या होता है, जैसे राइट्स थे, राइट्स स्टेट के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस लगा रहे थे कि स्टेट को कैसे काम करना चाहिए, मतलब क्या क्या तो काम वो करेगी, क्या क्या काम वो नहीं करेगी। तो ऐसे ही ऑब्लिगेशन होते हैं ना, वो ये जो राइट्स हैं वो इंडिविजुअल के ऊपर भी लगाते हैं। राइट्स ऑल्सो प्लेसेस ऑब्लिगेशंस ऑन इंडिविजुअल्स एज वेल। फर्स्ट पॉइंट इज कंपेल्ड टू डिफेंड द कॉमन गुड। जो राइट्स होते हैं वो हमें बोलते हैं कि हमको जो कॉमन गुड के लिए, मतलब कॉमन वेलबींग के लिए जो लोग हैं, कॉमन वेलबींग की जो भी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं और जो पूरी सोसाइटी के लिए है उसको आप कर ही नहीं रहे। बहुत बेसिक एग्जांपल है कि आप अपने घर को तो साफ़ रख रहे हो बट अपनी कॉलोनी को साफ़ नहीं रख रहे, अपनी कंट्री को साफ़ नहीं रख रहे, सोसाइटी को साफ़ नहीं रख रहे। तो जो राइट्स है ना, वो राइट टू क्लीनलीनेस भी एक राइट है, ओके। तो राइट ऑब्लिगेशंस लगाते हैं कुछ उनके ऊपर भी कि जो कॉमन गुड है जिसमें सब लोगों की अच्छाई हो रही है, सबका वेलबींग देखा जा रहा है, आपको वो काम भी करना होगा। सिर्फ आपको खुद के इंटरेस्ट पूरा कर रही हो वो काम करने की भी, मतलब उसके साथ साथ में वो काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ वही नहीं करोगे आप, खुद के इंटरेस्ट को पूरा करना, बट ऑल्सो द थिंग्स विच आर गुड फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे कि ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ काम करना, प्लांटेशन करना, इकोलॉजिकल बैलेंस लेकर आना। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये इन्वायरमेंट को क्यों प्रोटेक्ट करना है। किसी एक इंसान है 100 साल की ज़िंदगी में ओजोन लेयर चलो कुछ हो भी नहीं रहा, उसके ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, उसको उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो, वो जितना चाहे उतना पॉल्यूशन कर ले, बट वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राइट उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाते हैं कि आपको कॉमन गुड को भी डिफेंड करना है। कैसे? क्योंकि अगर उसने प्रोटेक्ट नहीं किया तो कल को जो फ्यूचर जनरेशन होगी ना, उनके भी तो कुछ अपने राइट्स हैं, उनके भी कुछ नेचुरल राइट्स होंगे, तो वो उनको नहीं मिलेंगे। उनको वो मिल सके, उनकी भी अच्छा हो सके, उनको भी गुड लाइफ मिल सके क्लीन एनवायरनमेंट में, उसके लिए हमको एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट करना होगा। ऑल्दो वो हमारे लिए अगर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो अपन को सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंस के लिए भी कुछ काम करने पड़ेंगे, और ये ऑब्लिगेशन लगाते हैं हमारे ऊपर कौन? राइट्स। सेकंड आ जाती है कि हमको दूसरों के जो राइट्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब अगर हमें कुछ चॉइस है, लाइक मैं क्या कपड़े पहनती हूँ, मैं क्या खाना खाती हूँ, या मैं कौन सा म्यूज़िक सुनती हूँ, अगर मेरे को ये राइट है कि मेरे को है राइट कि मैं खुद अपनी पसंद से खाना खा सकती हूँ, अपनी पसंद से कपड़े चूज़ कर सकती हूँ, अपनी पसंद का म्यूज़िक सुन सकती हूँ, तो जो दूसरा इंसान है उसके पास में भी ये सेम राइट्स हैं। तो अगर उसको मैं चाहती हूँ कि वो इंसान कोई भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करे, तो मेरे को भी दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करना पड़ेगा। यही चीज़ राइट ऑब्लिगेशन लगाते कि आपको दूसरों के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। वी मस्ट ग्रांट द सेम राइट्स टू अदर्स एज वेल। सेम राइट्स हमें दूसरों को भी देने चाहिए। वी मस्ट नॉट इंसाइट हेट यूजिंग एनी
ऑफ आवर राइट टू एक्सप्रेशन। जैसे कल को मैं कह दूँ कि मेरे पास राइट टू स्पीच है, और कल को जाके मैं ऐसे ऐसे जो है एक नफ़रत भरा भाषण दे दूँ किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, तो ये यहाँ पर ना राइट अपने ऊपर ऑब्लिगेशन लगाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों को किसी के खिलाफ़ भड़का नहीं सकते हो तो कि करो करो करो, तो आप नहीं कर सकते हो। आपको जेल भी जाना पड़ सकता है इसकी वजह से। ये आपका राइट टू स्पीच है, वो बात ठीक है, लेकिन दूसरों के राइट की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपको। और साथ ही साथ में यू शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर्स चॉइसेस, ये भी अपन को रिस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ अदर्स सिखाता है। माई राइट्स आर लिमिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एंड सेम राइट्स टू अदर्स। ये NCERT की लाइन है, ये लाइन अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो कि मेरे राइट्स वहाँ पे लिमिट हो जाते हैं माई, जब दूसरों को भी इक्वल और सेम राइट्स दिए जाते हैं। ओके, अब आती है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, बैलेंस मैन इन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी दो राइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दो इंसान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। एक बात को हमें याद रखना चाहिए कि मेरे जो राइट्स हैं वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पर दूसरों के राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। माई राइट्स एंड व्हेन अदर्स राइट्स आर वायलेटेड, या फिर मेरे जो राइट हैं वो तभी तक हैं जब तक दूसरों के जो राइट हैं वो शुरू नहीं हो जाते। ओके, अब इसमें एक एग्जाम्पल NCERT में बहुत अच्छा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्राइवेसी के बीच में क्या है कि आपको फ़ोटो खींचने की एक्सप्रेशन की है, तो आपने फ़ोटो खींची, कोई किसी इंसान की प्राइवेट फ़ोटो खींच ली आपने। अब क्या वो जो फ़ोटो क्लिक करी है ना उसको आपने इंटरनेट पे अपलोड कर दी, बट जो सामने वाला इंसान है उसकी तो प्राइवेसी को हानि हो गई ना, उसको तो राइट टू प्राइवेसी थी। तो ऐसे केसेस में क्या होगा ना, आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपके पास में अनलिमिटेड राइट्स नहीं है, आपके राइट वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पर दूसरों के शुरू होते हैं, तो आपको बैलेंस लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर दूसरों के राइट्स के साथ में। तो ये चीज़ आपकी गलत है, तो आप अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहीं पे नहीं लेकर आ सकते, आपको जेल हो सकती है इस काम के लिए। अब आ जाता है कि ये जो राइट्स हैं इनके ऊपर कोई लिमिट लगाता है या कोई भी बात है तो उसके बारे में आप अवेयर रहें। कैसे? वी मस्ट बी अवेयर अबाउट द लिमिटेशंस विच मे बी प्लेस्ड ऑन आवर राइट्स। क्यों? कल को सरकार ने कहा कि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है, कुछ काम हो गया, कोई वॉर हो गई, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, कुछ राइट्स हैं उनको हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, कुछ सिविल लिबर्टीज़ हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा वगैरह वगैरह, आपको जेल में डाल सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती है। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस सरकार लगा सकती है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। ओके, अब क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको इस बात का बहुत ज़्यादा अवेयर रखना पड़ेगा अपने माइंड में कि आपके लिमिटेशंस लगाई हैं और वो लिमिटेशंस एक्सीड हो सकती है। यही जो सेफगार्ड था नेशनल सिक्योरिटी का रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, ये कब थ्रेट बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या होगी, अथॉरिटेरियन हो जाएगी, ऑप्रेसिव हो जाएगी, कल को वो आपको कोई राइट देगी ही नहीं। तो आपको इसके लिए भी अवेयर रहना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट को कितना कंट्रोल कर देते हो अपने राइट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। ओके, यही सेम काम क्या हुआ था, ऐसे था अपने पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ कि एक्चुअली उन्होंने कहा कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस थे, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं थी कंट्री में। तो उन्होंने क्या किया, जो अपोजिशन वाले जो लीडर्स थे ना उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी उन्होंने लगाई और जो अपोजिशन लीडर्स थे ना उन सबको डाल दिया उन्होंने जेल में कि अभी नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आपके कुछ राइट्स लिए जा रहे हैं। अब वहाँ पर उनको लीगल राइट्स ही नहीं थे, वो जेल में ही बैठे हैं, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिल रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो जो सरकार थी वो अथॉरिटेरियन बन गई और ऑप्रेसिव बन गई। तो वो जो सेफगार्ड था कि इंटरनल जो एग्रेशन था उसमें आप किसी को भी बिना सबूत के डाल सकते हो जेल में अगर कोई कंट्री के लिए थ्रेट बन रहा है, तो ये जो सेफगार्ड था यही थ्रेट बन गया और इन्हीं को डाल दिया, तो एक मिसयूज़ हो गया। इसलिए लोगों को अवेयर रहना चाहिए। पीपल नीड टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस when giving government powers to curtail the civil liberties। ये एक अच्छा पॉइंट है, आपको लाइफ में याद रखना चाहिए। Hence, even though the rights can never be absolute, we need to be vigilant in protecting our rights, those of others, for they form the basis of a democratic society।
मतलब कि ऑल दो राइट्स हमारे एब्सोल्यूट नहीं है, लाइक हम हर जगह नहीं बोल सकते ये हमारा राइट है, कभी कभी अपने राइट्स पे कुछ लिमिटेशंस भी लगाई जाएंगी, बट अपन को अवेयर रहना चाहिए अच्छे से। विजिलेंट का मतलब क्या है, अच्छे से अवेयर रहना होगा अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो राइट है ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का बेसिस है। ओके, अब एक ह्यूमन डिक्लेरेशन आता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस। एनसीईआरटी में एक बॉक्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है वहाँ पर अडॉप्ट किया गया था क्या, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। किसका डिक्लेरेशन? ह्यूमन राइट्स का। कब? 10 दिसंबर 1948 को। और उसमें जो मेंबर कंट्रीज़ थी ना उनको कहा था कि आप लोगों को अवेयर करेंगे, ये जो डिक्लेरेशन है इसको पढ़ाएंगे, इसका डिस्प्ले करेंगे और पब्लिसाइज करेंगे स्कूल्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पॉलिटिकल स्टेटस है वो क्या है। और ये जो था इसमें क्या क्या चीज़ें थी, कॉमन स्टैंडर्ड थे सभी मेंबर्स के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए कहा हुआ था, और साथ में ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सल रिकॉग्निशन भी दी थी। ये डिक्लेरेशन क्या है, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है ना वहाँ पर इसको अडॉप्ट किया था 10 दिसंबर 1948 को। ये ह्यूमन राइट्स का एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है। इसमें कुछ चीज़ें मेंशन थी, वो ये थी कि इसको क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर मानी जाएंगी ये जो कुछ राइट्स हैं ना, इनको ये यूनिवर्सल है, कोई इन पर रोक नहीं लगा सकता, सबको मिलनी चाहिए। तो उसके बारे में क्या गया था वो है, ये 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया गया था। ओके,